16 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम आपकी एक स्कीम है जिसके अंदर तुम हर मंथ कुछ कंट्रीब्यूशन डालोगे तो एट द एंड जो रिटायरमेंट एज होती है उसके बाद आपको उसका रिटर्न दिया जाता है। ठीक है, ये स्कीम जब शुरू की गई थी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की थी, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ये स्कीम आपकी सिर्फ सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए की गई थी। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की थी। स्टार्टिंग में ओपन, अब क्या कहते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए और अनऑर्गेनाइज सबके लिए ओपन है। मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा होगा, स्टार्टिंग में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए थी, पर अब सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दी गई है। किस बेसिस पे? वॉलंटरी बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि अगर तुम चाहो तो इसका हिस्सा बन सकते हो, अगर नहीं चाहते इसका हिस्सा बनना तो कोई जरूरी नहीं है। ये जो लाइन है ना, स्पेसिफिकली मैंने ये लाइन क्यों पॉइंट आउट की है, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन की लाइन है, ये डायरेक्ट लाइन। ये दो स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम इज अ वॉलंटरी स्कीम, और दूसरी, नेशनल पेंशन स्कीम इज ओनली फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। क्या सही है ये स्टेटमेंट? दूसरी नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलावा हमने अभी ऊपर, हाँ जी, ओनली सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स के लिए ये सिर्फ। अब ये पर पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी नौकरियों के लिए भी है, पर प्राइवेट और इवन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं ना, वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता ही है, चलो पेंशन का पैसा 60 साल जब रिटायर हो गए उसके बाद मिलना शुरू होता है आपकी सैलरी में से। अभी नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है, आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा कटता रहेगा। जब 60 साल के होंगे आपको ये चीज मिल जाएगी, ये सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। पर अब जब 60 साल के तुम होते हो, 60 साल पे सारा पैसा कभी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि तुम सारा का सारा पैसा ही विड्रॉ करवा सकते हो, उसमें ना लिमिट की हुई है। लिमिट क्या है कि 60-40 के हिसाब से जितना तुमने, लेट्स सपोज तुम बहुत ही ज्यादा सेविंग करने वाले पर्सन थे और तुमने अपनी सैलरी का इतना बचा लिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अक्सर, मतलब अगर अभी तुम सिलेक्ट होते हो और अच्छी सेविंग करते हो, बाय द एंड ऑफ योर टर्म, जब 60 साल के हो जाओगे, 50-60 लाख रुपए जोड़ चुके होगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 50 लाख उसी टाइम अवेलेबल है कि ये लो ले लो सारा। सरकार के ऊपर नहीं तो बर्डन कितना ज्यादा पड़ेगा, अचानक ही 50-50 लाख हर साल कितनों को देना पड़ रहा है। उठाना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसे 60-40 की रेशियो से बांटा जाता है। 60% पैसा तुम विड्रॉ कर सकते हो और 40% पैसे को ना तुम्हें अपनी मंथली पेंशन में डिवाइड करना पड़ता है। मतलब कम से कम एटलीस्ट 40% को, मतलब इससे ज्यादा भी चाहो तो कर सकते हो, पर कम से कम 40 को करना पड़ेगा। इस चीज में सरकार ने ना अभी लेटेस्ट कुछ रिलैक्सेशन की है। करंट अफेयर अब क्या था कि अब आपकी 40%, ये 40% वाला है, इसे एन्युटी में, जो मतलब एन्युटी का मतलब है जो तुम्हें मंथली पेंशन आएगी, उसमें कन्वर्ट करना अब कंपलसरी नहीं रहा है। ठीक है, पर ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी 5 लाख तक की सेविंग है। तो ये छोटी सेविंग अकाउंट्स के लिए है। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल दिया कि तुम ग्रेड ए वाले तो 50-60 लाख इकट्ठा कर जाते हैं, बहुत ज्यादा सेविंग भी करोगे करोड़ भी इकट्ठा कर जाओगे। हाँ, करोड़ तक आराम से पहुंच जाते हैं। मतलब ग्रेड ए वाले करोड़ तक इकट्ठा कर लेते हैं रिटायरमेंट तक, अगर तुम अच्छी सेविंग करने बैठो। नहीं करोगे तो तुम भी 5 लाख हो सकता है, मतलब 5 लाख तो एक्चुअली कभी भी नहीं होगा ग्रेड ए का, क्योंकि तुम्हें इतना कम मिनिमम स्लैब होती है जो तुम्हें देनी ही पड़ती है। हाँ, 10% तो जाना ही जाना है। 10 से ज्यादा दे सकते हो, 10 से कम नहीं कर सकते, तो 10% तो जाना ही जाना है। तो 5 लाख तो वैसे ही कभी नहीं होने वाला ये तो ये बाकी प्राइवेट या अनऑर्गेनाइज सेक्टर
ठीक है, लेट्स सपोज उनके लिए 5-5 लाख अगर उनकी पूरी साल की मतलब पूरी लाइफ की सेविंग बनी, उनके लिए ये फैसिलिटी रखी गई है कि वो 5 के 5 पूरे विड्रॉ कर सकते हैं, उनके लिए लिमिट हटा दी गई है। ठीक है, बाकियों के लिए अभी भी ये चीज एग्जिस्ट करती है, पर अगर आपको सिर्फ पेपर में ये इतनी स्टेटमेंट आए कि नेशनल पेंशन स्कीम में अब 40% पैसा एन्युटी में कन्वर्ट करना कंपलसरी नहीं है, वो स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि उन्होंने किसी कैटेगरी की बात नहीं की है। ठीक है, अगर वो ऑल के लिए आए वो गलत होगी। ठीक है, तो इतनी स्टेटमेंट, ये कई बार हाफ स्टेटमेंट पेपर में आती होती है, तो इतनी स्टेटमेंट आए तो सही है। नैन्सी क्लियर हुआ? मैं दोबारा समझा देता हूं। एन्युटी में बता, कोई बात नहीं, क्लैरिटी आनी चाहिए थॉट में। अब मैं दोबारा चीज बताता हूँ। देखो, जितनी तुमने पेंशन इकट्ठी की, ठीक है, सपोज करते हैं तुमने रिटायरमेंट तक 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया। अब सरकार के ऑफिस में तो मतलब अपनी पेंशन क्लेम करने के लिए पहले फॉर्म भरने पड़ते हैं, सारे ग्रेजुटी ये सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं। उसमें तुम स्पेसिफाई करोगे कि तुमने कितनी इनकम विड्रॉ करना चाहते हो उसी पॉइंट पे, और कितनी इनकम तुम महीने की, जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक मंथली पेंशन कितनी बनाना चाहते हो। वो जो मंथली पेंशन बनेगी ना, सरकार के लिए तो एक तरह से वो एनुअल पैसा जाना है ना सारा का सारा बैंक को, मतलब ट्रेजरी को, ट्रेजरी ने आगे क्लियर करना है, तो इसलिए वो वर्ड एन्युटी यूज करते हैं। एन्युटी का मतलब वैसे है जो आपको मंथली पेंशन मिल रही है, रिटायरमेंट के बाद जो मंथली पेंशन मिल रही है टिल डेथ, उसे एन्युटी कहते हैं, कि एन्युटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो लेट्स सपोज आपने 60 लाख कहा कि मुझे विड्रॉ कर दो, और जो लिमिट है कि कम से कम तुम्हें 40% एन्युटी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी मैंने राउंड फिगर ले ली थी करोड़ की, कि 40 लाख मेरा एन्युटी में कर दो। ठीक है, ये जब तक ये चलती रहेगी एन्युटी आपके पूरे उस टाइम पीरियड के। ठीक है, तो ये आपकी एक तरह से मंथली पेंशन का हिस्सा बन जाएगी। इसे डिवाइड कर दिया जाएगा जितनी हमारी एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की है उसके अकॉर्डिंग, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं, तुम्हारी वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है। मैं लोगों को डेथ तक ही मिलती रहती है ये। ठीक है, 60 लाख तुमने विड्रॉ कर लिया, जितना तुमने अपनी पूरी लाइफ में सेव किया था, करोड़ जो सेव किया था, उसका 40 लाख तुमने मंथली इसमें डिवाइड कर लिया और 60 विड्रॉ कर लिया। ये 60 लाख का मैं तुम्हें बता दूं, ये जो 60 लाख होता है ना, आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे जो तुम विड्रॉ करवाते हो, क्योंकि तुमने पूरी उम्र इकट्ठा किया है। हर साल जब तुम सरकारी नौकरी में थे, मतलब प्राइवेट में भी हो सकते हो, सरकारी नौकरी का एग्जांपल मैं तुम्हें देख के बता रहा हूं, तुमने हर साल इनकम टैक्स भरा है, इनकम टैक्स में ये इनकम भी तो काउंट होती रही है ना, तो इनकम तो ये भी काउंट होती है। लेट्स सपोज सरकार तुम्हें कहती है कि तुम्हें पूरे साल का टोटल 5 लाख मिलेगा, मतलब रफ एस्टिमेट लगा, इसमें से जो भी कट रहा है सो कट रहा है, पर तुम जब इनकम टैक्स भर रहे हो तुम तो अपनी 5 लाख की स्लैब के अकॉर्डिंग ही भर रहे हो, तो ये पैसा तो पहले मतलब जो 1 करोड़ इकट्ठा हुआ है इसके ऊपर तुमने टैक्स भरा हुआ है। तो ये जो 60 लाख होता है ना, ये ना टैक्स फ्री होता है। तो ये विड्रॉन मनी होती है नेशनल पेंशन सिस्टम में से, ये टैक्स फ्री होती है जो विड्रॉन होती है। उसके बाद ये जो मंथली पैसे बच गए, अब आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं ना पैसे, अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, पैसे को अगर 2 कैटेगरी में बांटो, जो आपका लेट्स सपोज बैंक का बैलेंस कोई भी शो हो रहा है, लेट्स सपोज कोई भी लगा लो, चलो 5 1 2 3 कर लो, ठीक है, सिर्फ 5,123 रुपए थे अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट में ये 2 बैलेंस में क्या क्या चीज होगी, एक तो पैसे जो तुमने डिपॉजिट किए, एक जो तुम्हारा डिपॉजिट था, एक जो बैंक ने तुम्हें सेविंग इंटरेस्ट रेट दिया है ना, सेविंग रेट भी तो मिला है। शायद ये तुमने 5,000 ही डाले थे,
ये 123 रुपए तुम्हारे साल का इंटरेस्ट रेट जुड़ के अगले साल जब तुम देख रहे हो तुम सोच रहे हो यार 123 रुपए कहां से आ गए, मेरे अकाउंट में तो 5000 ही थे, क्योंकि तुमने एक साल बैंक को नहीं टच किया, विड्रॉ नहीं करते अगर तुम किसी महीने, तो वो तुम्हें इंटरेस्ट रेट देंगे उसमें। तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट रेट ऐसे बनता है, ठीक है। तो 5 1 2 3 आपका ऐसे बैलेंस शो होता है। अब इस पे क्या होता है, मैं आपको ये स्कीम इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कोई पॉइंट्स आ जाए याद रखना। ये वाला पैसा टैक्स फ्री है, इस पे जो ये सेविंग रेट होता है ना, जो इंटरेस्ट रेट तुम्हें मिला है, इंटरेस्ट रेट टैक्स्ड होता है। मतलब तुम्हारे अकाउंट में जो बैंक में पैसे पड़े हैं उसमें जो इंटरेस्ट रेट लगा है, इंटरेस्ट रेट तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये चीज टैक्स्ड होती है, जो भी तुम इंटरेस्ट रेट कमाते हो बैंक से उसके ऊपर हमेशा टैक्स लगता है, ठीक है, क्लियर है। तो जो भी आपकी मंथली पेंशन आएगी, पेंशन के ऊपर कभी टैक्स नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसके ऊपर भी तो तुमने भरा हुआ है, पर उसके ऊपर जो बैंक में पैसा पड़ के जो इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, क्लियर है। कॉम्प्लिकेटेड है स्कीम, पर क्योंकि पहले भी पेपर में आ चुकी है तो समझानी जरूरी है, ठीक है। इस साल तो पंजाब ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो आगे जाके और स्टेट सर्विसेज भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, तो इस कारण कोई भी डाउट हो वो मुझसे पूछो। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज, लास्ट चीज, ये वैसे आपको पैसा 60 साल की उम्र के बाद मिलता है, पर लेट्स सपोज किसी को कोई अर्जेंसी आ गई, किसी को कोई अर्जेंट नीड में पैसा चाहिए, तो सरकार ये भी फैसिलिटी देती है कि जो तुमने नेशनल पेंशन फंड में पैसा डाला है उसका 25% तक विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेरी तौर पे 25% तक तुम विड्रॉ कर सकते हो किसी इमरजेंसी में, जैसे शादी का खर्चा आ गया, बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजना है, तुमने घर बनाना है, कोई मेडिकल खर्चा है या कोई और खर्चा है, कोई भी तुम्हारी मतलब कोई रैंडमली भी ऑप्शन आ जाए कि इसके ऊपर क्या पैसे विड्रॉ हो सकते हैं, किसी भी कंडीशन के लिए तुम पैसे विड्रॉ कर सकते हो, पर लिमिट है 25%। और जरूरी भी नहीं है कि एक ही बारी में तुमने 25% विड्रॉ करना है। लेट्स सपोज तुम पहले पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करोगे, पहले तुम्हें कम से कम 3 साल कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी, 3 साल के बाद तुम्हें अचानक कोई जरूरत आ गई तो तुम 25% पैसा जितना भी तुमने आज तक डिपॉजिट किया है उसका 25% या तो उसी टाइम निकलवा लो, पर लेट्स सपोज तुम्हें इतनी जरूरत नहीं आई, तुमने 5% निकलवा लिया, आगे बाकी पेंशन स्कीम चलती जा रही है, आगे जाके तुम्हें 10-20 साल बाद थोड़े से और पैसों की जरूरत पड़ी, तुमने और निकाल लिया, तुम टोटल 60 साल से पहले 3 बारी पैसा निकाल सकते हो मैक्सिमम, पर वो टोटल करके तुम्हारी सेविंग का 25% ही बनना चाहिए। 60 साल से पहले अगर किसी को पैसा निकालना है तो वो टोटल अमाउंट का 25% निकाल सकता है, पर मैक्सिमम कितनी बार, 3 बार। मतलब ऐसे नहीं कि 25-25 3 बार और 75 हो जाएगा, मैक्सिमम 25% ही रहना चाहिए। तुम विड्रॉ 3 बार ही कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, अलग अलग परसेंटेज करके, ताकि टोटल 25% बना रहे। क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें? नेक्स्ट आपकी साउथ की एक रिवर न्यूज में है, कृष्णा रिवर। ये जो समर्स के महीने हैं, अब हर साल समर्स में ये करंट अफेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं रिवर्स के, ठीक है, एक एक करके अब सारी रिवर्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आज करंट अफेयर बेसिकली ये था कि चेन्नई को अभी पानी की जरूरत नहीं है, चेन्नई के रिगार्डिंग करंट अफेयर था, पर वो मई में आंध्र प्रदेश से पानी मांगेंगे कि कृष्णा रिवर से पानी थोड़ा सा चेन्नई की तरफ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो कृष्णा रिवर हमारी 4th बिगेस्ट रिवर है अपने वाटर फ्लो और बेसिन साइज में, ठीक है। इससे बड़ी, सबसे बड़ी गंगा, गोदावरी, फिर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र वैसे बहुत बड़ी नदी है, पर इंडिया में उसका सबसे बड़ा हिस्सा नहीं आता, ठीक है।
चाइना से शुरू होती है ब्रह्मपुत्रा। एक मिनट मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट रुक जाएगा, एक मिनट रुको बस। हाँ, तो ब्रह्मपुत्रा आपकी शुरू एक साइड से होती है, चाइना से शुरू होती है, पूरी आपके नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है, यानी कि ये जो आपके इंडिया की कर्व आती है नेपाल और भूटान वाली, यहाँ इधर से ऊपर से आती है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से इंडिया को एंटर करती है, यहाँ से असम से फ्लो करके बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये जो नदी का इतना स्ट्रेच है यही आता है, बाकी हमारी कंट्री से बाहर पड़ता है, इस कारण वो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर नहीं पड़ती, नहीं तो इसकी गंगा से भी लंबा पाथ होता है। हाँ, पर इंडस का पाथ इतना लंबा नहीं है, इसका तो पाथ, लेट्स सपोज तुम्हें यही क्वेश्चन आ जाए, ब्रह्मपुत्रा की लेंथ लंबी है या ब्रह्मपुत्रा की टोटल लेंथ लंबी है या गंगा की टोटल लेंथ लंबी है? ब्रह्मपुत्रा कैसे है, देखो आपकी गंगा इंडिया के अंदर से ऐसे जा रही है, वो ऊपर से इधर से आ रही है, गंगा आपकी सीधा जाके बांग्लादेश एंटर करती है, गिर जाती है, वो यहां से घूम के वापस आएगी, फिर नीचे जाएगी। कॉमन सेंस से ही ब्रह्मपुत्रा लंबी होगी। तो जब हम क्या कहते हैं मैप वर्क वैसे अलग से करेंगे तब ऑब्वियसली देखेंगे, पर करंट अफेयर में आज कृष्णा नदी है तो कृष्णा के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जब आपने स्टेट सर्विसेज में पेयर होना होता है तब आपको ये जो किलोमीटर्स होते हैं तब ये याद रखने जरूरी होते हैं, यूपीएससी नहीं पूछने वाली। तो अगर आप यूपीएससी स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर स्टेट सर्विसेज में कई बार ये लेंथ भी पूछ लेते हैं, खासकर जब तुमने हिमाचल या यूपी का पेपर देना। ठीक है, ये तो सर्विसेज खासकर पूछती हैं। ठीक है, तो ये जो रिवर है ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट से फ्लो करती है। ठीक है, करंट अफेयर चाहे तमिलनाडु का था पर उन्होंने अपनी वाटर शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट किया होगा, वो पानी खरीदते होंगे उनसे। ठीक है, पर फ्लो ये 4 स्टेट से करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, शुरू होती है ये वेस्टर्न घाट्स महाबलेश्वर से। ठीक है, और इसके बाद चलो ये तो सेम पॉइंट ही आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक चीज जो लास्ट में तुम्हें चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत आते होते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है कि इनमें से कौन सी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तुमने उसमें से एलिमिनेट करना होता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 2 को ट्रिब्यूटरीज किसी और की दी होंगी या 1 या 2 ट्रिब्यूटरी किसी और की दी होती हैं, बाकी सारी उसी नदी की होती है। ठीक है, यूजुअली वैसे जो आज तक हमेशा पैटर्न रहा है, एक हिंट के तौर पे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो, आज तक 90% क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जब भी ट्रिब्यूटरीज के क्वेश्चन आए हैं कि एक ट्रिब्यूटरी नहीं होती, बाकी सारी उसी नदी की ट्रिब्यूटरीज होती है। ठीक है, पर ये 90% टाइम है, एक आधी बारी 2 भी हो जाती है, पर 90% टाइम सिर्फ एक है। तो अगर बाई चांस गेस वर्क करने का स्टेज आ जाए और तुम्हें सिर्फ एक ही पता है तो गो फॉर इट। ठीक है, तो आपको या तो देखो आज तक वैसे तो सिर्फ यही क्वेश्चन आया कि लेट्स सपोज ये क्वेश्चन बन के आ सकता है इनमें से कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो उसमें दूध गंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, ये सारी बड़ी नदियां हैं। जो राइट बैंक है ना, ये ज्यादातर ये बड़ी नदियां हैं, लेफ्ट बैंक छोटी नदियां हैं, इनमें से सिर्फ मूसी, ठीक है, मूसी और भीमा ये 2 नदियां बड़ी हैं, बाकी सारी छोटी छोटी नदियां। तो आपकी इनमें से अगर मैं शॉर्टलिस्ट भी करवाऊं तो इनमें से भीमा, मूसी, पंचगंगा, ये सभी राइट बैंक वाली तो सारी करनी है। ठीक है, कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है बिना लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी किए कि बस ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसमें दोनों के ऑप्शन मिक्स कर देंगे। पर कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होता रहता है, आज तक आया नहीं है क्वेश्चन, पर इसी कारण करंट अफेयर में तुम्हारे लिख दिया जाता है, तुम्हारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी की जिस्ट में भी लिखे हुए हैं, वो इसलिए लिखे हैं ताकि आगे कभी क्वेश्चन आ जाए तो तुम गलती मत कर देना, वहां जाके ये मत सोचना कि ये भी पढ़ा होता काश।
तो हम पहले से पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ठीक है, कि लेफ्ट बैंक भी याद कर लो और राइट बैंक भी याद कर लो। देखो ट्रिब्यूटरीज और ये लेफ्ट बैंक राइट बैंक होता क्या है, ये नदी जो फ्लो कर रही है वो जिस साइड को फ्लो करेगी उसकी एक साइड लेफ्ट बन जाएगी, एक साइड राइट बन जाएगी। इस डायरेक्शन में सोच के देखो, एक साइड लेफ्ट होगी एक साइड राइट होगी ना। जो नदियां इसमें आके गिरती हैं लेफ्ट साइड से वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगी, जो राइट से आके इसके अंदर गिरी वो राइट ट्रिब्यूटरी होगी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है वो नदी जो बड़ी नदी में आके गिरती है। अब ये बड़ी नदियां क्या है, समुद्र में गिरने से पहले क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी इकट्ठी होने लग जाती है, आइलैंड से बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये ना खुद अपने अलग अलग हिस्सों में ये भी डिवाइड हो जाती होती है। पर जब ये बड़ी नदी छोटी नदियों में डिवाइड होगी उन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना अपना पानी। तो बड़ी नदी अगर पानी बांटेगी, बड़ी नदी हिस्सों में बट रही है, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। छोटी नदियां मिलके बड़ी नदी बना रहे हैं, वो छोटी नदियों को कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। वो ट्रिब्यूट दे रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जिसके पास ज्यादा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो वैसे ही छोटा है वो तो बड़े को ट्रिब्यूट ही दे सकता है ना, ठीक है। तो उस तरीके से क्लियर है। तो यहां पे आपकी ये सारी की सारी नदियां दी हुई है। अगला करंट अफेयर आपकी एक स्पीशीज के बारे, लेपर्ड के बारे। इंडिया में हर जगह लेपर्ड पाए जाते हैं, शहरों के अंदर भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। आपके इंडिया के पूरे मतलब कॉन्टिनेंट के ऊपर, और सबसे पहले तो ऐसे जानवरों के ऊपर ये क्वेश्चन आता है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत जगह पाया जाता है लेपर्ड, तो आपके अफ्रीका में भी पाया जाता है, ठीक है, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया यानी कि चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, उस साइड पे भी पाया जाता है। तो बहुत बड़ा स्प्रेड है इसका, ठीक है। ऐसे जानवरों के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं कि दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन जानवरों के बारे आते हैं जो बहुत ही कम जगह या स्पेसिफिक जगह पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हर जानवर, हर प्लांट को वो एनवायरनमेंट में कितने खतरे में है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मतलब ऐसा ना हो कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उससे जानवर ही खत्म हो जाए। उसके कारण ना आपकी एक इंटरनेशनल एनजीओ है IUCN, वो क्या करती है, वो हर साल अपनी रेड लिस्ट निकालती है। इस रेड लिस्ट में क्या होता है, हर प्लांट, हर एनिमल को आपके एक स्टेटस दिया जाता है। जैसे कि जो जानवरों की आबादी बहुत है उन्हें बोला जाता है कि वो लीस्ट कंसर्न के जानवर है, कि इनके ऊपर कोई स्पेशल स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है, इनकी पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन ड्रॉप होती है वो आते हैं वल्नरेबल, कि ये इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू होती है। अब पॉपुलेशन और ज्यादा डिक्लाइन होगी तो हो जाते हैं एंडेंजर्ड, कि अब ये खतरे में है। अभी भी हम नहीं ध्यान देते तो आपका जो टाइगर है, इंडिया के अंदर ऐड आती होती थी ना कि इंडिया में सिर्फ 1400 टाइगर बचे हैं, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला गया था कि अब नहीं ध्यान दिया तो ये खत्म हो जाएगा। अगर तब भी ध्यान नहीं देते तो वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्सटिंक्ट होते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जंगलों में खत्म हो गया, जंगलों में उसका नामो निशान मिट गया, ठीक है। पर हो सकता है कि हमने कहीं पे उसे जू में या कहीं रखा हो। और लास्ट स्टेज होती है एक्सटिंक्ट इन जू या ह्यूमन कंट्रोल एनवायरनमेंट जो भी है। इसके बाद आपका जानवर मतलब खत्म है, ये लास्ट स्टेज है। तो आपका जो अभी लेपर्ड है ये वल्नरेबल है, अभी यहाँ पे है, तो अभी खतरे से बहुत दूर है पर ध्यान देने वाला है। इसे खतरा किस चीज से है, क्योंकि इसका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, क्योंकि हम जंगल काटते जा रहे हैं, इनके पास रहने के लिए जगह खत्म होती जा रही है। दूसरा, आ जाओ, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, जो जंगल है उनके टुकड़े होते जा रहे हैं,
मतलब बीच में हम शहर बनाते जा रहे हैं, हाईवेज बनाते जा रहे हैं, तो इनकी जो ट्रैवलिंग है, ये जानवर ना लगातार आसपास घूमते फिरते रहते हैं। इनके घूमने फिरने के लिए मतलब ये ज्यादा दूर नहीं जाते, पर ये अपने बहुत बड़े एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। उस एरिया में इनका घूमना फिरना, वो एरिया छोटा होता जा रहा है, तो इनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये था ये वाला करंट अफेयर। अच्छा, आपको 3 जानवरों में फर्क पता है? चीता, लेपर्ड और जैगुआर। अगर आज तक नहीं फर्क पता था, मैं आपको बता दूं, ये तीनों जानवर अलग अलग होते हैं। चीता अलग होता है, लेपर्ड अलग होता है, जैगुआर अलग होता है। इंडियन चीता, एक प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन की चीज बता दूं, क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कौन सा जानवर इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। उसका आंसर था इंडियन चीता। चीता इंडिया में 2014-15 में एक्सटिंक्ट हो गया। लास्ट चीता मर गया था 2014-15 में, और चीता नहीं एग्जिस्ट करते इंडिया में। अब सरकार की प्लानिंग है कि हम अफ्रीका से कुछ चीता यहाँ पे मंगवा लें और उनकी दोबारा से पॉपुलेशन शुरू करवाएं। पर फिलहाल के लिए जो इंडियन चीता, तो वो तब भी नहीं होगा, वो अफ्रीकन चीता है, वैरायटी अलग है ना। तो इंडियन चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है। पर ये 3 अलग अलग जानवर हैं जो अपने प्रिंट से फर्क इनका पता चलता है। देखो, जो चीता होता है, इसके सिर्फ सॉलिड ब्लैक डॉट्स होते हैं, बस पूरी बॉडी पे ऐसे डॉट्स होंगे, प्लेन डॉट्स, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, वो चीता होता है। मतलब ऑब्वियसली बिल्ड में भी थोड़ा फर्क है, मुंह छोटा होता है, राउंडेड हेड होता है, ठीक है, वो चीजें अलग है, पर पैटर्न से हमेशा पहचान का तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। दूसरा जो लेपर्ड है, लेपर्ड में क्या होता है, ये जो निशान बनते हैं ना, ये आपस में एक सर्कल जैसी चीज बना लेते हैं। कनेक्टेड नहीं होते, पर आपस में एक सर्कल बनाते हैं, बीच में खाली है, पर ऐसे एक सर्कल्स में ये निशान बन जाते हैं। ऐसे करके इनके निशान बने होते हैं, तो ऐसे करके इनका पैटर्न बन जाता है। जैगुआर जो है, जैगुआर इनमें से सबसे बड़ा दिखने वाला जानवर होता है, उसमें यही वाला पैटर्न उनके भी होता है कि ऐसे आसपास स्पॉट्स आते हैं, पर उनके इन स्पॉट्स के बीच में भी स्पॉट होता है। तो लेपर्ड और जैगुआर में सिर्फ इतना फर्क, मतलब इन्हें कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं आपस में, पर इनमें सिर्फ ये फर्क है इनके पैटर्न में कि यहाँ पे सर्कल सेंटर से खाली था, यहाँ पे बीच में भी डॉट है। ठीक है, तो क्लियर है? तो ये इनके पैटर्न है। नेक्स्ट, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखो, ये बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि आपका इंडिया सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप अलाउ करता है। ये नाम से लगता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के सिटीजन है ये, पर इंडिया सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट अलाउ करता है। इसका मतलब क्या है कि या तो तुम इंडिया की सिटीजनशिप रख सकते हो या किसी और कंट्री की। कई कंट्रीज होती हैं जो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती हैं, कि उनकी भी रख लो, किसी और की भी रख लो। इंडिया सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप अलाउ करता है, या तो इंडिया या दूसरा देश, किसी एक को चुन लो। पर हुआ क्या, आप जैसे हमारे बहुत सारे इंडियंस बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, पहले उन्हें वहां पे ग्रीन कार्ड मिलता है। एक चीज मैं बता दूं, कभी भी जो ग्रीन कार्ड होता है ना, वो सिटीजनशिप नहीं होती। ग्रीन कार्ड वालों के पास पासपोर्ट तब भी इंडियन ही रहता होता है। वो एक चीज होती है कि तुम अब इस कंट्री में स्टे कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, यहाँ पे जॉब्स कर सकते हो, मतलब वो तुम्हें लीगल परमिशन उस चीज की मिलती है, वो होता है ग्रीन कार्ड। ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि हर कंट्री कंडीशन लगाती है कि तुम्हें कम से कम इतने साल देश के अंदर बिताने हैं, उसके बाद तुम जाके सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो और फिर तुम्हें सिटीजनशिप आएगी। तो फाइनली फिर जाके सिटीजनशिप आती है। तो सिटीजनशिप मिलने में तो 15-20 साल लग जाते हैं, उससे पहले सिटीजनशिप नहीं आती होती किसी की। ठीक है। तो सिटीजनशिप जब उनकी चेंज होगी, उनका तब इंडियन पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, और जिस भी कंट्री का उन्होंने अप्लाई किया था, लेट्स सपोज अमेरिका का, उनके पास तब जाके अमेरिका का पासपोर्ट आता है। अब थे तो वो इंडिया के लोग ना,
अब हमारी सरकार क्या चाहती है कि ये जो इंडिया के लोग वहां जाके वेल सेटल हो गए हैं, हम इन्हें इंडिया से जोड़े रखें। इंडिया से जोड़े रखने का क्या तरीका है? चलो उनके रूट्स तो इंडिया में ही हैं, वो बार बार विजिट भी करेंगे शायद अपने रिलेटिव्स को, तो उन्हें सबसे पहले तो ये जो ये पेपर वर्क करना पड़ता है कि वीजा लगवाना पड़ेगा, ये सब कुछ, ये सारी चीजें खत्म कर दो। ठीक है, उन्हें जितनी बारी इंडिया आना है, जब जब आना है, उन्हें आने दो। दूसरी चीज जो हमें अलाउ करनी जरूरी है वो है कि वो इंडिया में आके कोई भी बिजनेस करना चाहे वो कर सके, तभी तो वो अपना डॉलर का पैसा इंडिया में लगाएंगे। सरकार उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट भी तो चाहती है इंडिया में। ठीक है, तो ये जितनी भी फैसिलिटीज है इंडिया के अंदर, वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। मतलब चलो हर कंट्री का अलग अलग है, मैं वैसे अमेरिका के अकॉर्डिंग बता रहा था। अमेरिका में तो 40 साल भी लग जाते हैं सिटीजनशिप को, डिपेंड करेगा, मतलब कम से कम 15 साल लगते हैं अमेरिका में, मैक्सिमम 40 साल भी लोगों को लग जाते हैं सिटीजनशिप पाते पाते। तो अमेरिका बहुत टाइम लगाता है। तो ये जो चीजें हैं, इंडिया ने क्या किया हुआ है, इस कारण ना आपके ये जो बाहर जो इंडियंस अब किसी और कंट्री के सिटीजन बन चुके हैं, उनके लिए हम एक स्पेशल कार्ड जारी कर देते हैं जिसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये सिटीजनशिप नहीं है। इस कार्ड से बहुत सारे उन्हें इंडिया के अंदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि वो मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं इंडिया में, जब भी आना चाहे इंडिया आ सकते हैं, कोई उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं, बस टिकट खरीदे इंडिया आ जाए। उसके अलावा इंडिया में कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। इंडिया के अंदर कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना चाहे, ये चीज याद रखना, सारा लैंड नहीं वो खरीद सकते, मतलब हर कैटेगरी का लैंड नहीं खरीद सकते। एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने पे बैन है। ठीक है, क्योंकि डॉलर से एग्रीकल्चरल लैंड सस्ता भी तो है, तो फिर वो तो ज्यादा खरीदा जाएगा, तो किसान के लिए अल्टीमेटली हार्मफुल हो सकता है, तो इस कारण उन्हें उसके लिए प्रोहिबिट किया हुआ। बाकी कोई भी कमर्शियल लैंड खरीदना चाहे, कोई घर खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, कोई फैक्ट्री खरीदनी है, ठीक है, कोई भी कमर्शियल लैंड खरीदना है, वो सब कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, बस एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। तो ये सारे बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें पहले क्या होता था कि अगर उनका, देखो पासपोर्ट की हमेशा एक एक्सपायरी डेट होती है ना, एक्सपायर होगा पासपोर्ट, नया इश्यू करवाना पड़ता है। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जिन्होंने आज तक पासपोर्ट बनवाए हुए हैं, तुम एक लाइफ में गलती मत कर बैठना, तो कई बारी नहीं पता होता, जो पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है ना, उस पासपोर्ट को भी संभाल के रखना होता है, फाड़ के फेंक नहीं देना उसे, उन्हें बाइंड करते जाना होता है, वो सारी किताब बनती जाती है, चाहे वो खाली हो, पर तब भी तुम्हें उसे संभाल के रखना होता है। कई कंट्रीज आपसे क्या कहते हैं, वीजा देने से पहले यही चीज मांगती हैं कि पुराने पासपोर्ट्स के नंबर भी दो, सारा एक साथ बाइंडर बन जाता है। ठीक है, तो किसी का अगर एक बनाया हुआ है और एक्सपायर होने वाला है, फेंक मत देना, वो संभाल के रखने होते हैं सारे के सारे। तो अब हर कुछ सालों बाद आपके पासपोर्ट जो एक्सपायर होते हैं, पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद आपको रिन्यू करवाओगे। अब रिन्यूअल के साथ क्या आपको, पहले लोगों को क्या होता था कि जब पासपोर्ट नया बन के आया ओसीआई कार्ड भी नया बनवाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने ये लिमिट हटा दी है कि तुमने एक बार ओसीआई कार्ड बनवाया हुआ है, पुराने पासपोर्ट के ऊपर है वो ऑलरेडी ओसीआई कार्ड, तो तुम्हें नया इश्यू करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? तो ये 20 साल के बाद जब पासपोर्ट रिन्यू होते हैं ये वाली, तब ओसीआई कार्ड की जो लिमिट है वो हटा दी गई है। ठीक है, बस जब तुम 50 साल के हो जाते हो तब ओसीआई कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ता है, क्योंकि फेशियल फीचर्स में चेंज आता है, तो उसे रजिस्टर करना जरूरी होता है। क्लियर है? कोई भी डाउट? नहीं, वैलिड बाय एज नहीं है, 50 इयर्स पे, क्योंकि अब 50 साल की उम्र के बाद आपकी फेस थोड़ी स्किन लूज होने लगती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, आपके ना फेशियल फीचर्स बदल सकते हैं।
तो सरकार ने क्या किया हुआ है कि उनकी क्योंकि फेशियल एक फोटो दोबारा से ले ली जाए, 50 साल पे कंपलसरी किया हुआ है कि 50 साल के बाद एक बार दोबारा से ओसीआई कार्ड इशू करवा लो। उससे पहले वालों को अब दोबारा इशू करवाने की जरूरत नहीं होती, नहीं तो आपका पासपोर्ट तो हर 20 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो पहले इंडिया के सिटीजन थे, जिन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी, किसी और कंट्री की ले ली, पर वो इंडिया से जुड़े रहना चाहते हैं, तो उन्हें हम ओसीआई कार्ड दे देते हैं। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? अगर तुम्हें एग्रीकल्चरल लैंड लेना है तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी इंडिया में अब तो ऐसे इंडिया में आके कोई बाहर से लेट्स सपोज कोई कंपनी आती है, वो भी तो इंडिया में आके प्रॉपर्टी खरीद सकती है। ठीक है, तो उन्हें सबसे पहले लेट्स सपोज वो प्रॉपर्टी लीज नहीं लेना चाहते, ठीक है, वो खरीदना ही चाहते हैं, तो ऐसे तो फिर वो इंडिया आएंगे ही नहीं। लीज की तो क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है ना, अगर लीज खत्म होगी उसके बाद फैक्ट्री क्या मूव करते फिरेंगे? तुमने एक फैक्ट्री पे 150 करोड़ लगा दिया और लेट्स वो 20 साल बाद लीज खत्म हो गई, अब 150 करोड़ तुम 20 साल के लिए तो नहीं लगा रहे हो, तुम तो वहीं रहने के लिए लगा रहे हो। तो ले रहे हैं, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ऐसे सबको परमिशन देनी पड़ती है जिसे जो करना है। अब ऐसे ही कोई लेट्स सपोज फॉरेन से आके इंडिया में बिजनेस शुरू करेगा, उसे इंडिया में रहना भी तो पड़ेगा। अब अगर उसका बिजनेस यहीं पे है तो या तो वो सारी उम्र किराए पे रहेगा, पर किराए पे अगला नहीं रहना चाहता, अपना घर खरीदना चाहता है, फ्लैट खरीदना चाहता है, उसे भी तो परमिशन देनी पड़ेगी कि हाँ तुम खरीद लो। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए ये सारी चीजें अलाउ की जाती है। क्लियर है? किसी भी करंट अफेयर में किसी को भी डाउट? ये थे आपके आज के